नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम मैक्सिमम टाइम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। किसी भी बॉडी पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ही जीरो हो गया तो उसका लीनियर मोमेंटम की चेंज होने की जो रेट है वो जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, कंजर्व रहेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे ध्यान रखें। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कैन नॉट बी चेंज अंडर एक्शन ऑफ इंटरनल फोर्सेस। इसका एक पार्ट, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास वाला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इससे प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है या नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मोशन ऑफ सेंटर मास चेंज नहीं होगा, अफेक्टेड नहीं होगा। और अब हम इस टॉपिक में लीनियर मोमेंटम के चेंज नहीं होने की बात को पढ़ेंगे। अगर हम इसको एक ही लाइन में बोला जाए कि एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी सिस्टम पर जीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और इसका सेंटर मास की वेलोसिटी भी कंजर्व रहेगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में। इस टॉपिक में हम लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हमने नाम दिया COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैथमेटिकल टर्म्स में COLM को किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके दो केसेस है। केस फर्स्ट, नेट एक्सटर्नल फोर्स समेशन ऑफ F एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो इफ देन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू आल्सो जीरो। और किस फिजिकल क्वांटिटी का, कोई क्वांटिटी कैसी हो जिसका डिफरेंशिएशन जीरो मिले, उसके लिए हम जानते हैं कि कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का ही या कांस्टेंट क्वांटिटी का ही डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आता है। सो मोमेंटम हमें कांस्टेंट मिलेगा। इनिशियल एंड आफ्टर, ये इनिशियल और आफ्टर कौन सा टाइम हम डिसाइड करेंगे, जिस टाइम के अंदर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा उस टाइम पीरियड पर इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ध्यान रखना, जब हम मोमेंटम लिखेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ लिखना है। सेकेंड केस, कई बार क्या होता है सिस्टम पर सारा फोर्स, नेट फोर्स जीरो नहीं होकर उसके कुछ कंपोनेंट जीरो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको मैंने आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में लिख रखा है। समेशन ऑफ Fx आई कैप मतलब नेट फोर्स इन x डायरेक्शन प्लस समेशन ऑफ Fy जे कैप प्लस समेशन ऑफ Fz के कैप। हो सकता है उस सिस्टम पर जो फोर्स है वो कंप्लीट नेट फोर्स जीरो नहीं होकर कोई सा भी एक कंपोनेंट या दो कंपोनेंट जीरो हो सकता है। लेट अज्यूम इफ समेशन ऑफ Fx मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स इन x डायरेक्शन इज जीरो देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इन x डायरेक्शन इज कंजर्व। सिमिलरली y डायरेक्शन में अगर नेट फोर्स जीरो हुआ तो y डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा और z डायरेक्शन में फोर्स जीरो हुआ तो z डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हो सकता है कि दो डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो तो दोनों डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जा चुके हैं और बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है इसके अंदर कि जो पूरा नेट फोर्स जीरो नहीं होगा सिस्टम पे, कंपोनेंट अगर जीरो हो तो कंपोनेंट का ही मोमेंटम कंजर्व रहेगा, पूरा नहीं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की कुछ एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, बॉम्ब ब्लास्टिंग। ये जो जितने भी एप्लीकेशन हम लिखने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस के ही पार्ट हैं, जिसको एज ए थ्योरी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, फिर इसका एग्जांपल भी हम लेंगे। तो फिलहाल इन एप्लीकेशन को बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिलेंगे। फर्स्ट केस में लेके, फर्स्ट एप्लीकेशन लेके चल रहा हूँ, बॉम्ब ब्लास्टिंग। और उसका फर्स्ट केस, व्हेन बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड इनटू टू पार्ट्स। ये m मास का एक बॉम्ब है जो इनिशियली रेस्ट पर है और आफ्टर एक्सप्लोजन ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, m1 पार्ट में और m2 पार्ट में। इस एक्सप्लोजन के अंदर जब ये एक्सप्लोड हो रहा है उस केस में इस सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये इंटरनल फोर्स के थ्रू ही एक्सप्लोड हो रहा है, तब हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन टाइम इंटरवल इन विच एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो, उस केस में हम ये COLM अप्लाई करें। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम।
ध्यान देना इस बात को, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन डिसाइड करेगा? ये जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन है और ये जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन है। एक बार ये पार्ट एक्सप्लोड हो गए, दो पार्ट में ब्रेक हो गया, उसके बाद जब ये आगे मूव करेगा तो प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाएगा अंडर ग्रेविटी, तब एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। लेकिन एक्सप्लोजन के बाद जो ये v1 v2 स्पीड मिल रही है, ये इंटरनल फोर्स के थ्रू मिल रही है, यहां हम एक्सटर्नल फोर्स को काउंट नहीं करेंगे। सो ये इनिशियल और फाइनल जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन के लिए लिखा जाएगा। इनिशियल जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन बॉम्ब रेस्ट पे था, और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन m1 मास की वेलोसिटी v1 वेक्टर प्लस m2 मास की वेलोसिटी v2 वेक्टर। इनिशियली जीरो था तो फाइनल भी जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर एक पार्ट आगे की तरफ मूव कर रहा है तो उसके मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए दूसरे पार्ट को कंफर्म है पीछे की तरफ ही जाना पड़ेगा या अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। दैट मीन्स v1 और v2 वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, तो v2 की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो v1 की डायरेक्शन नेगेटिव बन जाएगी। देन 0 इज इक्वल टू m1 माइनस v1 प्लस m2 v2, सो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, और इसको हमने P से डिनोट किया है। नाउ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर एक्सप्लोजन जो मिलेगा फर्स्ट पार्ट को, Ke फर्स्ट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m1, और दूसरे पार्ट को आफ्टर एक्सप्लोजन जो काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी Ke2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m2। यहां से हमें साफ नजर आ रहा है दोनों का मोमेंटम सेम है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास m। अगर मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी इसको कम मिलेगी। सो K1 बाई K2 दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशो मास के इनवर्स रेशो के बराबर आएंगे, 1 2 2 1। ऐसा तब आता है जब इनवर्स रिलेशन होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम फाइनल आफ्टर एक्सप्लोजन दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m1 प्लस पी स्क्वायर बाई 2m2, और पी स्क्वायर बाई 2 कॉमन आ जाएगा 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है। फाइनल मोमेंटम जरूर 0 है, लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। ये रही फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब सवाल ये आता है कि इसको काइनेटिक एनर्जी मिली कहाँ से, जब इस पर एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं इस सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्स तो लग रहे हैं, इंटरनल एनर्जी केमिकल एनर्जी। यहाँ जो इंटरनल फोर्स वर्क करके उस केमिकल एनर्जी को दोनों पार्ट को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो ये जो काइनेटिक एनर्जी मिली इस सिस्टम को, ये इंटरनल फोर्स के थ्रू मिली। कई बार फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम नहीं पूछकर ये पूछ लेते हैं वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या होगा। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। और इनिशियली बॉम्ब रेस्ट पे है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स बन जाएगा। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं। बॉम्ब ब्लास्टिंग का जो नेक्स्ट सेकंड केस है, एक्सप्लोडेड इन 3 पार्ट। इनिशियली मास रेस्ट पे है और एक्सप्लोड होकर 3 पार्ट में एक्सप्लोड हो रहा है। इन तीनों पार्ट का जो मोमेंटम है P1 वेक्टर, P2 वेक्टर, P3 वेक्टर है। और जब एक्सप्लोड होगा तो हम ऑब्वियसली बात है एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर 0 है। हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। P इनिशियल ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू P फाइनल ऑफ सिस्टम। इनिशियली मोमेंटम सिस्टम का 0 रेस्ट पे थी बॉडी, और फाइनल जो पार्ट्स है 3 पार्ट जो है उनका मोमेंटम P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर। और यहाँ से हम P3 वेक्टर को फाइंड करना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? माइनस ऑफ P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। इस इक्वेशन को ध्यान से समझना। P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, इसे बोलेंगे रिजल्टेंट मोमेंटम ऑफ 1 एंड 2। 1 और 2 का जो रिजल्टेंट मोमेंटम मिलेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में तीसरे पार्ट का मोमेंटम होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है जब ये P3 थर्ड वाले पार्टिकल का मोमेंटम बाकी दोनों के मोमेंटम के रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन होगा तभी तो इनका रिजल्टेंट 0 मिलेगा। सो P3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। अगर मैं P3 का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहूँ तो 2 वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना मैं अच्छी तरह आता है, √P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर आपको ये 2 जो पार्ट है, ये 2 पार्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हुए ही मिलेंगे, तो P1 P2 के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। सो इफ P1 वेक्टर प्लस P1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू P2 वेक्टर, देन P3 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर।
if two vector is at perpendicular then resultant is √a square plus b square। वेक्टर वाले फॉर्मूले से हमने यहाँ लिखा है p3 स्क्वायर √p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। केस फर्स्ट और केस टू में एक चीज कॉमन है, इनिशियली जो बॉम्ब था वो रेस्ट पे था, तभी हमने ये सारे केसेस बनाए। अगर इनिशियली मोमेंटम रेस्ट पे नहीं है तो हम सिंपल बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इन केस फर्स्ट और केस सेकंड पर जो बेस्ड क्वेश्चन है कुछ हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉम्ब ऑफ मास 4 kg इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पर है और एक्सप्लोडेड इनटू 2 पार्ट्स। केस फर्स्ट की बात है तो एक पार्ट अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो दूसरा पार्ट बैकवर्ड जाएगा। m1 v1 इक्वल टू m2 v2 के रिलेशन से। ऑफ 1 kg एंड 3 kg दोनों का मास आपको गिवन है। इफ 3 kg इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड स्पीड ऑफ अदर फ्रेगमेंट। ऑब्वियसली बात है 3 kg अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो 1 kg बैकवर्ड जाएगा। हमें यहाँ पर डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पर स्पीड पूछा है। स्पीड फाइंड करने का मेथड m1 v1 इक्वल टू m2 v2। m1 मान लेते हैं 3 kg, इसकी स्पीड 10 है और हमें 1 kg की स्पीड चाहिए v2। सो v2 इक्वल हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। सेकेंड केस में, सेकेंड क्वेश्चन में पूछा वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज। हम जानते हैं या इंटरनल फोर्स जो है वो वर्क डन करेगा, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि इनिशियली बॉम्ब रेस्ट पे है। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए p²/2m फॉर्मूला यूज करना जरूरी नहीं है। अब हाफ m स्क्वायर जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास 3 इंटू 10 स्क्वायर, 3 इंटू 10 स्क्वायर प्लस हाफ सेकेंड फ्रेगमेंट 1 और स्पीड 30 स्क्वायर। सॉल्व करोगे 600 जूल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉम्ब ऑफ मास 6 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोडेड इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ 1 kg and 4 kg। If both equal parts are moving with 10 meter per second in mutually perpendicular direction, then find speed of third fragment। जैसा कि हमने पढ़ा था कि बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद में अगर 3 पार्ट में ब्रेक हो रहा है और तीनों पार्ट का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, तो कैसे लिखेंगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ये इनिशियल और फाइनल बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन के लिए है। इनिशियल मोमेंटम 0 है क्योंकि रेस्ट पे था, p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर प्लस p3 वेक्टर। सो p3 इज इक्वल टू √p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। p1 p2 की वैल्यू पुट करनी और अपने पास आंसर आ जाएगा। p1 मास इंटू वेलोसिटी, मास 1 kg, वेलोसिटी 10 स्क्वायर प्लस अगेन 1 इंटू 10 का होल स्क्वायर। ये मिल जाएगा आपको 10√2। ये मोमेंटम है और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी m3 v3। m है 4 kg इंटू v3 इज इक्वल टू 10√2। सो v3 इज इक्वल टू 10√2 by 4 meter per second। Next question, a bomb of mass m is projected with 50 meter per second vertically upward. After 2 seconds, bomb is exploded into 2 fragments of m/4 and 3m/4. If 3m/4 just fall down, then find velocity of other fragment। यहाँ बॉम्ब को हमने 50 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है। आफ्टर 2 सेकेंड वो एक्सप्लोड हो रहा है, तो हमें ये नहीं मालूम है कि एक्सप्लोजन के टाइम पर इनिशियली वेलोसिटी या इनिशियली मोमेंटम 0 है या कुछ और है। तो सबसे पहले हमें मोमेंटम इनिशियली फाइंड करना पड़ेगा। आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब इज इक्वल टू u माइनस gt। मोशन अंडर ग्रेविटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 50, अपवर्ड एक्शन माइनस g 10,
t 2 सेकेंड, स्पीड हमें मिल गई 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या एक्सप्लोड हुआ उस समय उसके पास में मोमेंटम था। फाइनल मोमेंटम जो था वो दो पार्ट का होगा, m/4 3m/4 का। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी 30 in upward direction, after momentum m/4 into velocity v1 plus 3m/4 into velocity 3m/4 after explosion just fall down होने का मतलब इसकी वेलोसिटी जीरो है। सो v1 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड। Next question. A bomb of mass m is projected with speed u at an angle theta with horizontal. At topmost point, it is exploded into two fragments of m/3 and 2m/3. If m/3 just fall down, then find velocity of other fragment just after explosion. इन टाइप के क्वेश्चन में हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही अप्लाई करना है एक्सप्लोजन टाइप के क्वेश्चन में। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमें मालूम होना चाहिए। अब इनिशियल मोमेंटम है जो बॉम्ब का, वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमें पता करना है, क्योंकि जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जरा ध्यान से देखो, ये प्रोजेक्टाइल का ही पार्ट है। और प्रोजेक्टाइल के पार्ट पर जब हम टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचते हैं तो वहाँ उसकी वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही रह पाता है, u cos थीटा। सो by conservation of linear momentum, initial momentum of system is equal to final momentum of system. Initial momentum mass of bomb into velocity u cos theta I cap direction. यहाँ हम आई कैप जे कैप के साथ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही ब्रेक हो, किसी और पॉइंट पे ब्रेक हो जाए, या ये जो फॉल डाउन हुआ ये फॉल डाउन नहीं हो। तो बेटर है कि हम आई कैप जे कैप के साथ लेके चलें। अगर आई कैप जे कैप नहीं भी लेके चलेंगे तो प्लस माइनस के साथ में लेके चलना पड़ेगा। और इजी मेथड है कि हम आई कैप के साथ में लेके चलें। फाइनल मोमेंटम m/3 जो कि फॉल डाउन हो गया तो उसका वेलोसिटी जीरो होगी, प्लस 2m/3 वेलोसिटी v2 वेक्टर लिख दिया मैंने, डायरेक्शन के साथ अपना आप इसका आंसर आ जाएगा। ये तो जीरो हो जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा। सो v2 वेक्टर इज इक्वल टू 3/2 u cos theta I cap. So velocity of second part is 3u/2 cos theta in same direction of initial bomb. Next question. A bomb of mass m is projected with speed u at an angle theta with horizontal. At topmost point, it is exploded into two equal fragments. प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ m/3 और 2m/3 था, यहाँ पे हमने इक्वल फ्रेगमेंट्स लिए। इफ वन फ्रेगमेंट रिट्रेस इट्स पाथ, प्रीवियस क्वेश्चन में फॉल डाउन था, यहाँ रिट्रेस कर रहा है, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ अदर फ्रेगमेंट। इसका हम पहले डायग्राम बनाएंगे। ये ग्राउंड ले लिया, यहाँ से हम एक पार्टिकल को, एक बॉम्ब को u स्पीड से थ्रो कर रहे हैं थीटा एंगल बनाते हुए, और जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तब दो पार्ट में ब्रेक कर रहा है, दोनों इक्वल पार्ट में, m/2 और m/2। इसकी स्पीड में v2 वेक्टर मान लेता हूँ, और ये रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस करना मतलब कि इसी पाथ पे वापस रिटर्न होकर आ रहा है। जो स्पीड इसकी यहाँ थी वही स्पीड से वापस ही आएगा। मतलब u cos थीटा बॉम्ब की पहले थी, तो ये भी यहाँ पर u cos थीटा स्पीड से ही वापस आएगा। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, ये हमें पहचाननी थी कि जो रिट्रेस कर रहा है उसकी स्पीड उतनी ही होगी जितनी बॉम्ब की पहले थी, u cos थीटा। So, by conservation of linear momentum, P initial is equal to P final. Initial momentum m into velocity u cos theta I cap. I cap लिखना सेफ रहता है यहाँ पे। और फाइनल मोमेंटम m/2 u cos theta माइनस I cap प्लस m/2 v2 वेक्टर। m/2 इधर आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 mu cos theta I cap
m by 2 v2 vector, 2 से 2 कैंसिल, v2 वेक्टर इज इक्वल टू 3 u cos थीटा i कैप।